नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। डीएस एकेडमी के द्वारा सूचना बता दें कि डीएस एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इंक्वायरी नंबर, आप उस पर इंक्वायरी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी पेड है, जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं और प्रति सप्ताह यदि बात करें तो 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है वो 750 रुपये है, जिसमें 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है। बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन जो प्रश्नों का संकलन है वो नवीन है, ठीक है। और इसी के साथ में जैसा कि हम टेस्ट पेपर की जो हमारी रणनीति है वो ये रहती है कि सुबह हम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं, शाम में हम आपको उत्तर कुंजी देते हैं। इसी के साथ में यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो उसको आप सीधे सीधे हमसे, जो आपका प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाता है, उसमें आप हमसे उत्तर की मांग कर सकते हैं। जिस भी विकल्प का कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, कोई उत्तर आपके पास नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये नई रचना किसकी है, नेट पे भी आपको नहीं मिल रही है, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज दे के आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि टेस्ट संख्या कौन सी है ये, और प्रश्न नंबर आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना होगा कि ये टेस्ट नंबर है और ये प्रश्न नंबर है, और उसी के साथ में आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा क्वेश्चन का, और फिर हम आपको उत्तर दे देंगे। इतना हम व्याख्यायित आपको करते हैं। जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, चाहे वो व्याकरण का हो, चाहे संस्कृत साहित्य का, संस्कृत व्याकरण का, या फिर आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से हो, काव्य शास्त्र से हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ में आज के अपने टॉपिक की। आज जैसे कि अब हम लोग जो है पढ़ रहे थे उपन्यास, और उपन्यासों में भी प्रेमचंद उत्तर उपन्यास, और इसमें भी सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यासों में हम देख रहे थे। आज जो है थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, और जिन उपन्यासकारों के उपन्यासों की भूमिका हमें नहीं पढ़नी होगी उनको हम सीधे से छोड़ के निकल जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की बात करें तो 1918 में इनका जन्म हुआ था और 1995 में निधन। शोले 1946 का इनका उपन्यास है, आप पढ़िएगा। मशाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1948 का। गंगा मैया ये भी 1952 का है। सती मैया का चोरा ये महत्वपूर्ण है, 1959 का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपने देखा होगा राजस्थान में जो मारवाड़ी होती है तो पहले एक सती जिनको करा दिया जाता था, तो चौराहे पे जो जहाँ से आप देखते हैं कि एक जगह से चारों दिशाओं को रास्ते जाते हैं, तो वहाँ पे या उसके थोड़ा आगे पीछे कहीं पे एक मंदिर सा या कोई स्थान बनवा दिया जाता था। ये उस पर आधारित है, ठीक है। बात कर लेते हैं जंजीरें और नया आदमी, 1954 का, आप पढ़िएगा, इसको भी महत्वपूर्ण है। धरती 1962 का। आशा 1963 का। रंभा 1964 का। अंतिम अध्याय 1970 का आपको पढ़ना है। नौजवान 1972 पढ़े रहिएगा। भाग्य देवता। मास्टर जी 1963 का महत्वपूर्ण है। अगले उपन्यासकारों में बात करें भीष्म साहनी जी की, 1915 इनका जन्म है और 2003 में इनका निधन हुआ है। बलराज साहनी के ये भाई थे, या कहें बलराज साहनी इनके भाई थे। झरोखे इनके सारे ही उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। भीष्म साहनी जी को आपको सभी पढ़ना है। झरोखे 1967 का उपन्यास है। इसमें क्या दिखाया गया है कि आर्य समाजी जो संस्कार है, आर्य समाजी संस्कारों से जो प्रभावित परिवार होता है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, उनकी जो परंपराएं होती हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, या वो किस तरीके से किन विचारधाराओं के होते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि वो किन विचारधाराओं के होते हैं, ये दिखाया गया है झरोखे 1967 उपन्यास में। कणिया उपन्यास की बात करें 1970 का, तो इसमें क्या है कि विपरीत परिवार वाले, यानी कि यहाँ पे विपरीत जो संस्कार है, परिवार कहें या विपरीत संस्कार कहें, जैसा कि आप देख लेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, यानी कि 2 विपरीत संस्कार। यहाँ पे तो धर्म ही चेंज हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे अपने हिंदू समाज में भी, तो भी 2 विपरीत जो संस्कारों वाले परिवार होते हैं। जैसे कि एक आर्य समाजी परिवार हो गया, एक कट्टर उसमें हो गया, मूर्ति पूजा में हो गया। तो इन सब का कहीं ना कहीं वो पति पत्नी है दोनों, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं उसकी कथा इसमें दिखाई गई है। तमस ये विभाजन की त्रासदी से कहीं ना कहीं संबंधित है, सांप्रदायिक दंगों से। इसमें मात्र 5
5 दिनों की कहानी इसमें कही गई है, नेट में ये पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ भी है, इसलिए सभी पढ़े हैं। बसंती की बात करें तो बसंती 1980 का उपन्यास है और इस उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह से एक जो युवती है वो राजस्थान से आती है। राजस्थान से आने के बाद में जो बसंती है वो दिल्ली महानगर की, जो आपने देखा होगा कि जो झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके होते हैं उसमें वो रहती है और किस तरह से जो उसका जो जीवन होता है, किस तरह की क्या कहते हैं, उसकी जो कहानी है, किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, कैसे सपने संजो के आती है राजस्थान से दिल्ली और उसके बाद किन किन विभीषिकाओं से, किन किन विषमताओं से उसको जूझना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों से, उस सब का अंकन भीष्म साहनी जी ने इस उपन्यास में किया है। मैया दास की माड़ी की बात करें तो ये 1988 का उपन्यास है इनका। कुंतो की बात करें तो 1993 का है। इसमें क्या दिखाया गया है कि पूर्व पंजाब से जो आर्य समाजी संस्कार वाले जो परिवार आते हैं उनका किस तरह से मतलब एक तरीके से उनको शरण दी जाती है। ठीक है। नीलू नीलिमा नीलोफर की बात करें 2000 के उपन्यास की, तो इसमें है कि नीलू और नीलिमा जो है वो दो स्त्री पात्र हैं और वो किसी एक ही पुरुष से प्रेम करती हैं, उसका संबंध इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं अमरकांत जी को, इन्हीं हथियारों से। चलिए ठीक है, थोड़ा सा तेजी से आपको भी पढ़ना है और हमें भी, लेकिन इतना आप विश्वास रख के हमसे पढ़िए कि मतलब आपका कुछ बचेगा नहीं अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो। ठीक है, बात कर लेते हैं अमरकांत की। अमरकांत जी की यदि बात करें तो समय की बात करें तो 1925 से 2014 इनका समय ठहरता है। मूल नाम की बात कर लें तो महेंद्र वर्मा इनका मूल नाम था। मूल नाम की बात करें तो महेंद्र वर्मा अमरकांत जी का मूल नाम था। सूखा पत्ता पहला उपन्यास है, सूखा पत्ता। सूखा पत्ता की बात करें तो 1959। दूसरा है ग्राम सेविका। सूखा पत्ता जो है ये कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ग्राम सेविका 1962 का है। तीसरे नंबर पे बात करें तो कटीली राह के फूल। कटीली राह के फूल, कटीली राह के फूल का समय 1963 है। आकाश पक्षी 1967। आकाश पक्षी 1967। बीच की दीवार 1981। बीच की दीवार 1981। काले उजले दिन 1969। काले उजले दिन 1969। समय ऊपर नीचे हो गया है, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद है सुन्नर पांडे की पतोहू। सुन्नर पांडे की, इसमें पांडे थोड़ा वैसे लिखा हुआ है। सुंदर पांडे की पतोहू यानी कि बहू। सुन्नर पांडे की पतोहू 2005 का है। 8वें नंबर पे यदि बात करें आप तो इनका रहेगा सुखजीवी 1982। सुखजीवी 1982। 9वें नंबर पे यदि आप बात करेंगे तो इनका है खुदीराम। खुदीराम, और इसी के साथ में 10वें नंबर पे जो इनका महत्वपूर्ण है वो है इन्हीं हथियारों से 2003। इन्हीं हथियारों से 2003। ठीक है, और ये 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। ठीक है, और सूखा पत्ते की बात करें तो इसमें उसकी बात की गई है। और आकाश पक्षी की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ये उपन्यास है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं विशंभर, यहीं पे बात कर लेते हैं विशंभरनाथ उपाध्याय की। विशंभरनाथ उपाध्याय, समय की बात करें तो 1925 से 2008 इनका भी समय ठहरता है।
इनके उपन्यासों को हमें थोड़ा देखना है। रीछ की यदि बात करें, रीछ की बात करें तो 1967 का है और इसमें जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं आपके, उनके अंतर विरोधों का इसमें चित्रण किया गया है। दूसरे नंबर पे बात करें तो पक्षधर है। पक्षधर की बात करें तो 1971 में है। इसमें अर्थ संस्कृति के विरुद्ध जो है वो किया गया है जीवन का वर्णन। जाग मच्छंदर गोरा काया, जाग मच्छंदर गोरा काया, इसकी बात करें तो ये गोरखनाथ 1983 का है और इसमें जो है गोरखनाथ का जो चातुर्दिक संप्रदाय है, जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, उसमें जो व्यक्ति कैसे संघर्ष करता है। बात कर लेते हैं दूसरा भूतनाथ। दूसरा भूतनाथ की यदि बात करें तो ये है आपका 1985 का और इसमें जो देवकीनंदन खत्री द्वारा जो रचित भूतनाथ है, वह यहाँ पे एक आदर्श नायक के रूप में विशंबर नाथ उपाध्याय जी ने इसको चित्रित किया है। जोगी मत जा 1989, जोगी मत जा 1989। छठे नंबर पे बात करें तो विशुद्ध, विश्रुब्ध की बात करें तो 1991। सातवां है विश्वबाहु परशुराम, विश्वबाहु परशुराम 1997 का है और ये परशुराम के जीवन पर आधारित है। परशुराम आप पात्र जानते ही हैं, कहाँ पे थे तो रामायण में पात्र हैं ये। प्रतिशोध नहीं है, प्रतिरोध की बात करें तो ये 1998 है और ये आज की जो इस समय की जो वर्तमान व्यवस्था है इसको बताया है इन्होंने कि इसमें ये कंस के राज्य की व्यवस्था है। आधुनिक सिंहासन बतीसी, सिंहासन बतीसी भी है तो आधुनिक सिंहासन बतीसी, इसका समय जो है वो 2003 है। 9वें नंबर पे यदि बात करें तो 9वें नंबर पे यदि बात करें तो आपका है सिद्ध सरहपा 2003 का है, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी नंबर है वो है विद्याधर बेताल आख्यान 2009 का उपन्यास है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे थे अमरकांत जी की 1925 से 2014। मूल नाम जो है महेंद्र वर्मा है। सूखा पत्ता 1954 का है। ग्राम सेविका 1962 की। कटीली राह के फूल 1963 का है। आकाश पक्षी 1967 का आपको याद रखना है। बीच की दीवार 1981, पढ़े रहिएगा दीवार करके कहीं। काले उजले दिन 1969 का। सुन्नर पांडे की पतोहू 2005 का। सुखजीवी 1982 का। खुदीराम बोस इन्हीं हथियारों से 2003 का, जो भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित इनका उपन्यास है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सूखा पत्ते की बात करें तो ये कृष्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो काले उजले दिन, ये काले उजले दिन जो है ये आपके जो विमाता होती है, यानी कि दूसरी माता जो होती है, उसके किस तरह से अत्याचार रहते हैं उन पर आधारित है। विशंबर नाथ उपाध्याय की बात करें तो 1925 में जन्म हुआ है, 2008 में इनका निधन हुआ है। रीच उपन्यास की यदि बात करें तो ये वर्तमान की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके जो अंतर विरोध होते हैं, किस तरह से विसंगतियां हैं, उनको चित्रित करता है रीच उपन्यास। पक्षधर उपन्यास की बात करें तो 1971 का है और इसमें जो अर्थ संस्कृति के खिलाफ जीवन के हर संदर्भ में जो युद्ध छिड़ा रहता है, अर्थ संस्कृति की बात करें यानी कि इकोनॉमिकल, आपकी जो आर्थिक स्थितियां हैं, आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, इसका जो द्वंद्व रहता है युद्ध, ये इसमें चित्रित किया गया है। जाग मच्छंदर गोरा काया, इसमें बताया गया है 1983 का उपन्यास है। इसमें है कि गोरखनाथ के जो संप्रदाय है, जो चातुर्दिक धार्मिक संप्रदाय हैं, उनकी जो रूढ़ियां हैं उनको किस तरह से तोड़ा जाता है, या किस तरह से एक युवक किस तरह से उन नियमों का उस संप्रदाय के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है। दूसरा भूतनाथ 1985 का है। इसमें बात करें तो इसमें दूसरा भूतनाथ में दिखाया है विशंबर नाथ उपाध्याय जी ने कि जो भूतनाथ था देवकीनंदन खत्री द्वारा, तो वहाँ पे एक
दूसरे रूप में नायक को दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे एक आदर्श नायक के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। जोगी मत जा 1989 का है। ये भर्तृहरि जो संस्कृत के रचनाकार हैं उनके चरित्र पर आधारित है। विश्वबुद्ध 1951 का है। इसी के साथ में बात करें विश्वबाहु परशुराम, तो ये परशुराम 1997 का परशुराम के जीवन पर आधारित है। प्रतिरोध 1998 का है। प्रतिरोध यानी कि आज की जो पूरी जो शासन व्यवस्था है इसको बताया गया है कि ये एक तरीके से कंस की राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। आधुनिक सिंहासन बतीसी 2003 का है। सिद्ध सरहपा 2003 का है। और इसी के साथ में बात करें तो विद्याधर बेताल आख्यान ये 2009 का है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से आप लोगों को भी चलना है, हम बार बार यही बात कह रहे हैं। देखिए, अगर किसी को क्षेत्र विशेष का कुछ अन्यत्र जानकारी हो तो वो कमेंट में डालता रहिएगा, क्योंकि यहाँ जितना सफिशिएंट है, जितना परीक्षा उपयोगी है, उतना ही यहाँ पे बताया जा रहा है। अन्यत्र गौण तथ्यों को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। बात कर लेते हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा की यदि बात करें तो 1927 से 1992 में इनका समय ठहरता है। उपन्यासों में बात करें तो आधा गांव 1966, आधा गांव 1966 ये गाजीपुर के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कहानी है। इसमें गाजीपुर के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कहानी है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं टोपी शुक्ला 1969। टोपी शुक्ला 1969। तीसरे नंबर पे बात करें तो हिम्मत जौनपुरी की बात करें तो ये भी 1969 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो ओस की बूंद 1970। ओस की बूंद 1970। पांचवें नंबर पे बात करें तो दिल एक सादा कागज। दिल एक सादा कागज यानी कि 1973। छठे नंबर पे बात करें तो सीन 75 ये है 1977 का। सातवें नंबर पे कटरा भी आरजू 1978 का है। और इसमें दिखाया गया है कटरा मोहल्ले के इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले के मीर बुलाकी में रहने वाले एक युवक की कहानी इसमें कही गई है। ठीक है। असंतोष के दिन ठीक है 1985 का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बात कर रहे थे राही मासूम रजा की। 1927 से 1992 में समय ठहरता है। 1927 में जन्म, 1992 में निधन। आधा गांव 1966 का। इसमें गाजीपुर के गंगोली गांव के सैयद जो मुसलमान हैं, सिया सैयद, तो इसमें भी ये भी कहीं ना कहीं देश विभाजन पर आधारित है। सैयद मुसलमानों की इसमें कहानी कही गई है आधा गांव में। टोपी शुक्ला 1969 का है। हिम्मत जौनपुरी 1969 का। ओस की बूंद 1970। दिल एक सादा कागज 1973। सीन 75 1977 का है, 2 वर्ष बाद, यानी कि सीन 75 यानी कि 77 में प्रकाशित हुआ। कटराबी आरजू 1978 का है। इसमें दिखाया गया है कि जो इलाहाबाद में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके पास में एक मोहल्ला है, कटरा मोहल्ला, वहाँ पे जो इमरजेंसी होती है, आपातकाल, उसके समय में यहाँ तथ्यों को चित्रित किया गया है। असंतोष के दिन 1985 का है।
ठीक है। आंचलिक उपन्यासकारों में भी ये इनका 1-2 उपन्यास आता है। तो ये राही मासूम रजा थे, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरे ही इनके उपन्यास महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी टिक करना उचित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले उपन्यासकार की। तो अगले जो उपन्यासकार हैं हमारे, वो हैं आपके जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र की बात करें तो 1930 से 1996 इनका समय ठहरता है। पहले बात करें तो यादों का पहाड़ 1966, यादों का पहाड़ 1966। दूसरे नंबर पे धरती धन्य अपना 1972, धरती धन्य अपना 1972। और ये पंजाब के जो भूमिहीन किसान हैं, पंजाब के जो भूमिहीन किसानों की त्रासदी का चित्रण, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसका चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। आधा पुल, यहाँ पे उत्पीड़न भी होता है इनका। आधा पुल, आधा पुल की बात करें तो 1973 का है और इसमें युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। 4th नंबर पे बात करें तो मुट्ठी भर कांकड़ 1976, मुट्ठी भर कांकड़ 1976 का, ठीक है। इसमें जो पंजाब के शरणार्थी आए हुए होते हैं उनका है। आगे बात करते हैं टुंडा लाट 1978 की, टुंडा लाट 1978। 6 नंबर पे बात करते हैं कभी ना छोड़े खेत, कभी ना छोड़े खेत। कभी ना छोड़े खेत ये है आपका 1976 का और इसमें दिखाया गया है कि जो जाट होते हैं वो किस तरह उनका जो ठाट वाट शाही जो जीवन यापन रहता है, जमींदारी रहती है, उसका दिखाते हैं। घास गोदाम, घास गोदाम के समय की बात करें तो 1985 का है। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो नरक कुंड में बास, नरक कुंड में बास, नरक कुंड में बास के समय की बात करें तो 1994 का उपन्यास है, ठीक है। और नरक कुंड में बास ये धरती धन्य अपना का ही विस्तार है, ठीक है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं लाट की वापसी। लाट की वापसी की बात करें तो 2000 ईस्वी का ये उपन्यास है, ठीक है। और ये लाट की वापसी जो है सैनिक जीवन पर आधारित है, सैनिक जीवन पर आधारित है, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं कि जमीन अपनी तो थी 2001, जमीन अपनी तो थी 2001 का इनका उपन्यास है। अगले उपन्यासकारों में बात कर लेते हैं बद्दी उज़्मा। बद्दी उज़्मा की बात करें तो 1928 से 1986 इनका समय ठहरता है। उपन्यासों में यदि बद्दी उज़्मा की बात करें तो एक चूहे की मौत 1971 का है, एक चूहे की मौत 1971 का है। और ये फैंटेसी शैली में लिखा गया, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है, प्रतीकात्मक उपन्यास। वैसे प्रतीकात्मक उपन्यास और भी अनेक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से चूहा एक दफ्तर की फाइलों को खाता है, यानी कि व्यंग्यात्मक उपन्यास है, ठीक है। छाको की वापसी, छाको की वापसी की यदि बात करें तो ये 1975 का उपन्यास है। छाको की वापसी 1975 का उपन्यास है। और ये देश विभाजन, इसमें लेखक ने दिखाया है कि देश विभाजन गलत था, देश विभाजन गलत था। ये किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास से के माध्यम से चित्रित किया है तो बद्दी उज़्मा ने छाको की वापसी, यानी कि बिना विभाजन के भी काम चल सकता था। आपुरुष 1976,
आपुरुष 1976 का उपन्यास है और इसमें प्राइवेट जो अध्यापक हैं उनकी मानसिकता का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से उनका शोषण होता है। छठा तंत्र की बात करें तो 1977 का है और 5वें नंबर पर है इनका सभा पर्व। सभा पर्व जो उपन्यास है वो 1994 का है और ये बंदी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यानी कि ये जो है इनके निधन के पश्चात प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक दो रचनाकार को और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे थे हम जगदीश चंद्र जी की। जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, जगदीश चंद्र जी की बात कर रहे हैं। 1930 जन्म है, 1996 में निधन। यादों का पहाड़ आपको पढ़ना है 1966 का। धरती धन्य अपना 1972 का। और धरती धन्य अपना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में जो भूमिहीन किसान थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं या उनका जो जमींदार लोग होते हैं वो उनका कैसे शोषण करते हैं, इस पर आधारित इनका ये उपन्यास है। बात कर लेते हैं। आधा पुल 1973 का है। मुट्ठी भर कांकर 1976 का। टुंडा लाड 1978 का। महत्वपूर्ण है सभी। कभी ना छोड़े खेत 1976 का। घास गोदाम कभी ना छोड़े खेत, ये जो जाट समुदाय होता है, जाट जो समाज है वो मतलब एक तरीके से माना जाता है कि उसकी जो एक तरीके से उनकी जो प्रथा होती है, उनका जो समाज होता है वो ज़मीन पे ज़्यादा निर्भर होता है और उनकी ठाट बाट जो होती है वो ज़मीन से ही होती है। ठीक है। और घास गोदाम 1985 का है। नरक कुंड में बास 1954 का। लाट की वापसी 2000 ईस्वी का है और ये लाट की वापसी जो है ये सैनिक जीवन पर आधारित है और अंतिम उपन्यास है इनका जमीन अपनी तो थी 2001 का। अगले उपन्यासकार हैं जो पुरुष हैं बदी उज़्मा। बदी उज़्मा की बात करें तो 1928 में जन्म हुआ है और 1986 में निधन। एक चूहे की मौत ये 1971 का प्रतीकात्मक उपन्यास है और फैंटेसी शैली में लिखा गया है। छाको की वापसी 1975 का है। इसमें दिखाया गया है कि देश विभाजन होना गलत था। बदी उज़्मा जी ने छाको की वापसी उपन्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि देश विभाजन गलत था, यदि देश विभाजन नहीं भी किया होता तो भी काम चल सकता था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आपुरुष 1976 का। छठा तंत्र 1977 का। सभा पर्व 1994 में प्रकाशित हुआ है और ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। किनका? बदी उज़्मा का आपका सभा पर्व उपन्यास। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक अच्छे और उपन्यासकार को देखते हैं। वैसे तो सभी उपन्यासकार अच्छे हैं, सभी के उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर पढ़ने लगें तो पढ़ने से मन ना करे। इतना है कि पढ़ते पढ़ते आप मतलब बंद कर ही नहीं सकते इन उपन्यासों को। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लासों में भी हमने देखा था, गोदाम तो एक ऐसा उपन्यास है जिसको जितनी बार पढ़ो कम ही कम है। मृणाल जो पात्र है त्यागपत्र उपन्यास है। जिनेंद्र जी के भी बहुत उपन्यास पढ़ने उपयोगी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हृदयेश की। हृदयेश जी की यदि बात करें तो समय है इनका 1930 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पहला उपन्यास है गांठ 1970 का। गांठ 1970। दूसरा उपन्यास है हत्या 1971। तीसरा उपन्यास है एक कहानी अंतहीन 1972 की। और ये व्यवस्था के जो जहरीले कुप्रभाव हैं उनको अंतहीन मानकर किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन नीति में करता है उस पर आधारित है। 4th नंबर पे बात करें तो सफ़ेद घोड़ा काला सवार। सफ़ेद घोड़ा काला सवार। समय की यदि बात करें तो 1976 का है और यह भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसकी विसंगतियों पर इसमें प्रहार किया गया है। लिख लेते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रहार इसमें किया गया है। ठीक है, जो विसंगतियां थी। 5वें नंबर पे बात करें तो सांड इनका उपन्यास है और समय है 1981 का। इसमें जो है शिक्षा जो संस्थान है उन पर व्यंग्य किया गया है, बहुत ज़्यादा व्यंग्य इन्होंने किया है। पूर्व जन्म की बात करें, अगला उपन्यास है पूर्व जन्म 1985 का। अगला है दंडनायक। दंडनायक की बात करें तो 1990 का उपन्यास है। 8वें नंबर पे बात करें तो पगली घंटी
पगली घंटी की बात करें तो 1995 में है और ये जो जेल में कैदी रहते हैं जेल जीवन पर आधारित है। 9वें नंबर पे बात करें तो किस्सा हवेली। किस्सा हवेली की बात करें तो ये आपका 2004 का उपन्यास है। 10वें नंबर पे बात करें तो चार दरवेश, और जो चार दरवेश इनका उपन्यास है ये 2011 का है और विशेषता इसकी उपन्यास की यह है कि इसमें चार वृद्धों की समस्याओं को चित्रित किया गया है कि किस प्रकार से वो चार वृद्ध अपना जीवन यापन करते हैं। शब्द भी हत्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द भी हत्या करते हैं। देखिए क्या शीर्षक लिया है उपन्यास का, ठीक है, 2012 का। शब्द भी हत्या करते हैं। कभी कभी कहते हैं कि जो लाठी से या वैसे किसी मार से नहीं सुधर सकता, हो सकता है वो कभी कभी शब्दों की मार से भी सुधर जाता है, क्योंकि शब्द वो चुभते हैं कि कहा नहीं जा सकता। बात करते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस की बात करें तो 1933 में इनका जन्म हुआ है, इसके आगे नहीं है। पहले नंबर पे बात करें तो अचला एक मना स्थिति। अचला एक मना स्थिति 1975 का है। दूसरे नंबर पे भगोड़ा। भगोड़ा 1978 का। तीसरा शोक संवाद। शोक संवाद की बात करें तो 1980। मेरा नाम तेरा नाम 1980। मेरा नाम तेरा नाम 1980। हम सब मनसाराम। हम सब मनसाराम, ये है आपका 1981। प्रपंच तंत्र। प्रपंच तंत्र की यदि बात करें तो 1985 का है और ये इसमें जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं आपकी, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सब पे प्रहार किया है, ठीक है। दंड विधान। दंड विधान की यदि बात करें तो 1986 है। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपका 2012 है और 9वें नंबर पे बात करें तो नारकीय 2013 का इनका उपन्यास है जो महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित 1934 में इनका जन्म हुआ और 2014 में निधन। उपन्यासों में बात करें तो पहला है कटा हुआ आसमान। कटा हुआ आसमान 1971 का, मुंबई जीवन पर आधारित है, ठीक है, जो सेवारत अध्यापक हैं। दूसरा है मुर्दा घर 1974। मुर्दा घर 1974। और तीसरे नंबर पे है अकाल। अकाल 1997 का है। मार्कंडेय जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे और अंतिम करते हैं। मार्कंडेय की बात करें तो जन्म हुआ है 1932 में और निधन हुआ है 2010 में। उपन्यासों में यदि बात करें तो सेमल का फूल। सेमल का फूल इनका है 1932 का, नहीं, सेमल का फूल। और दूसरा है इनका अग्निबीज। अग्निबीज, अग्निबीज का जो समय है 1981 का है, ठीक है। इसके बाद में अगली क्लास में हम देखेंगे काशीनाथ सिंह को और उनके उपन्यासों को, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हृदयेश की। हृदयेश 1930 में इनका जन्म हुआ है। गांठ उपन्यास आप पढ़े रहिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हत्या 1971। एक कहानी अंतहीन 1972। एक कहानी यह भी यही सच है, इस तरीके से कुछ रचनाएं हैं, इसलिए पढ़िएगा। सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976 का, महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर इसमें प्रहार किया गया है। सांड 1981 का। पूर्व जन्म 1985 का। दंडनायक 1990 का।
पगली घंटी 1995 का, किस्सा हवेली 2004, चार दरवेश महत्वपूर्ण है, वृद्ध अवस्थाओं से संबंधित है, चार वृद्धों का इसमें वर्णन किया गया है 2011 का। शब्द भी हत्या करते हैं 2012 का महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक तो अगर कोई मुझ सिवाल एक्सपर्ट अगर पेपर बनाने बैठे, हालांकि मेरा भी वो भाग्य नहीं है, मैं बस आपको टेस्ट पेपर बना सकती हूँ, पेपर मैं नहीं बना सकती अभी, तो मैं ऐसे ही शब्दों को रखूँ, ऐसे ही प्रश्नों को रखूँ, जैसा कि शब्द भी हत्या करते हैं 2014 का, 2012 का, क्षमा कीजिए 2012 का बहुत अच्छा उपन्यास है, क्योंकि जहाँ पे शब्दों के माध्यम से कहा जाता है कि यहाँ पे जो न्याय व्यवस्थाएं हैं उन पे मतलब हृदयेश जी ने प्रहार किया है। ठीक है, तो शब्द भी हत्या करते हैं 2012 का। मुद्रा राक्षस की बात करें तो 1933 इनका जन्म है। अचला एक मना स्थिति 1975 का है। भगोड़ा 1978। शोक संवाद आप इनका पढ़े रहिएगा, महत्वपूर्ण है 1980 का। मेरा नाम तेरा नाम 1980 का। हम सब मनसाराम 1981 का। प्रपंच तंत्र थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, दंड विधान 1998 का। अर्धवृत्त 2012 का महत्वपूर्ण है। नारकीय 2013 का। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की बात करें तो 1934 में जन्म हुआ है, 2012 में निधन। कटा हुआ आसमान 1971 का आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें मुंबई में जो सेवारत प्राध्यापक हो जाते हैं या अध्यापक हो जाते हैं, रिटायरमेंट जब टीचरों का हो जाता है उसके बाद की जो उनकी स्थिति रहती है उसका चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, इसी के बाद में बात कर ले तो मुर्दाघर 1974 का है। मुर्दाघर में भी दिखाया गया है कि ये एक एंटी नोवेल श्रेणी का, इसको आप उपन्यास कह सकते हैं, और इसमें दिखाया गया है कि मुंबई जैसे महानगर में जो वेश्या होती हैं उनका जो जीवन होता है लास्ट में वो क्या होता है, क्योंकि अपने भी नहीं अपनाते, बाकी लोग तो सिर्फ पैसे के लिए ही वहाँ जाते हैं, पैसा खर्च करके कुछ क्षणिक आनंद के लिए। तो इस तरह का इसमें दिखाया गया है कि उनकी जो पीड़ा होती है, उनका जो संघर्ष होता है, वो एक तरीके से आपने देखा होगा कि कुसुम कुमारी, जो हमने पहले जो शुरू में उपन्यास पढ़े थे उनमें सामाजिक स्थितियों में भी देखा था कि उनकी खुद की पुत्री ने, एक ने कहा था, कुसुम कुमारी ने, कि सबसे बड़ी यदि कोई मृत्यु से भी बड़ी या सभी स्तर से उठकर यदि किसी का जीवन है जो विसंगतिपूर्ण है, जो रोज रोज तीन मरने के जैसा है, तो वो वैश्याओं का जीवन है। और यहाँ पर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी ने भी जो आपका उपन्यास है मुर्दाघर, इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि जो वैश्या होती है उसका जीवन कैसा होता है, वो कैसा तीन मरती है। इससे अच्छा तो मुर्दाघर भी है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति एक दिन मर जाता है, और यहाँ पे जो स्त्रियाँ होती हैं वो दिन प्रतिदिन मरती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अकाल 1997 का इनका उपन्यास है, और ये आज़ादी के बाद का जो भारतीय की जो दुर्दशा है उसका वर्णन इसमें किया है। ठीक है, अकाल यानी कि अंग्रेजों से तो हम लड़ लिए, लेकिन अपनों से लड़ना हमें भारी है। मार्कंडेय जी की बात करें तो 1932 से 2010 का इनका समय है। सीमल का फूल और अग्निबीज इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये थी अभी तक की अपनी क्लास, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे टेस्ट पेपर की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसी के साथ में बात कर लेते हैं टेस्ट की। टेस्ट में आपको 9568802463 पे आपको कॉल करनी है। इसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर का जो शुल्क है वो 750 रुपये मात्र है। इसमें जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे 6250 प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि प्रति टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर 15 रुपये आपको पड़ रहा है। ठीक है, 125 प्रश्न इसमें रहेंगे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। और इसी की विशेषता ये है कि प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप जैसे आप एडमिशन लेते हो उसके बाद में आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है, जो टेस्ट का हमारा ग्रुप है। उसमें यदि आपको कहीं पे कोई समस्या आती है किसी प्रश्न को लेके, तो आप उसमें हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि विकल्प गलत है या कुछ है, कई बार होता है कि मिस प्रिंट पे हो जाती है थोड़ी सी, या विकल्प बी की जगह सी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ऐसी समस्याएं होती नहीं हैं, 1-2 प्रश्न पत्र में रही थी, अब ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, और बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर भी आपके हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय से ले लीजिए। अगर आप लेट लेते हो तो हम तो आपको एक साथ दे देंगे, लेकिन आपके लिए समस्या ये होगी कि आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे फिर।
ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है, जो आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाता है। आंसर की भी आपको PDF में दी जाती है। और टेस्ट पेपर सॉल्व करने के कुछ तरीके, अगर आपको नहीं आता है, आप जिस तरीके से करते हो आपको लग रहा है कि अभी हमारी मार्किंग अच्छी नहीं हो रही है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय इंक्वायरी नंबर पे शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच है, ठीक है। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी आपको उचित लगता है कमेंट कीजिए, अनावश्यक कमेंट करने से आप बचिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में काशीनाथ सिंह जी के साथ में। देखेंगे काशीनाथ सिंह जी के साथ में जो नामवर सिंह के छोटे भाई थे, जो डॉक्टर नामवर सिंह जी थे। प्रकाश था परकालोचक, इस समय नहीं है, 2009 में वो संसार से विदा ले गए। लेकिन काशीनाथ सिंह जी का जो साहित्य है, देखेंगे कि उसमें काशी की संस्कृति, बनारस की जो संस्कृति है वो किस तरह उनके उपन्यासों में चित्रित होती है। चाहे वो काशी का 80 हो, चाहे महुआ घटवारी, महुआ चरित्र हो, चाहे उपसंहार हो। उपसंहार में थोड़ा सा उन्होंने क्षेत्र बदल दिया था, कृष्ण की महाभारत को आधारित करके वो उपन्यास उन्होंने लिखा था। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।